Hello and welcome everyone to my YouTube channel Concepts Cleared and today is our 10th lecture on the topic force and laws of motion। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में और आज हम करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम्स। दैट इज इंडीड अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर सीनियर फिजिक्स। So before going on, I would like you all to please like, share and subscribe my channel. So let us go on. So free body diagrams. फ्री बॉडी डायग्राम्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स? यार तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक ऑब्जेक्ट की न्यूटोनियन स्टेट कैसे डिफाइन होती है। अब हमें ये चीज़ पता है कि जितनी भी फोर्सेस होती हैं इस यूनिवर्स में सब पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं, सब पेयर्स में। ओके, सो एवरीथिंग एग्जिस्ट्स इन पेयर्स। लाइक एक ऑब्जेक्ट ए ने एक दूसरे ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स एफ लगाई तो ऑब्जेक्ट बी भी ऑब्जेक्ट ए पर एफ फोर्स लगाएगा। बिल्कुल लगाएगा यार, नेचर है ये, न्यूटन का थर्ड लॉ हमें यही तो बताता है। एंड एक और बात, जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट का न्यूटोनियन स्टेट डिफाइन करना होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका अगर हमें न्यूटोनियन स्टेट क्या होता है पिछले चैप्टर में यार हमने डिस्कस करा था, रेस्ट मोशन एक्सेलरेशन। सो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का न्यूटोनियन स्टेट डिफाइन करना है, वी नीड टू डिफाइन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। द फोर्सेस, जो फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेंगी वही तो उसका न्यूटोनियन स्टेट डिफाइन करेंगी। और क्या करेगा? और कोई ऑब्जेक्ट कर सकता है क्या? नहीं, फोर्सेस ही डिफाइन करेंगी। सो ये फ्री बॉडी डायग्राम्स हम इन फोर्सेस को ही स्टडी करने के लिए बनाते हैं। ओके, ताकि हमारे जो सीनियर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं वो इजी हो सके, इसीलिए हम यूज करते हैं अपने फ्री बॉडी डायग्राम्स। सो अब हम थोड़े से एग्जांपल्स लेंगे एंड देन वी विल स्टडी ईच एंड एवरी केस। जितने भी केसेस इस फ्री बॉडी डायग्राम के लिए बनते हैं यार, सभी पढ़ेंगे हम। और इस लेक्चर को और आगे आने वाले 3-4 लेक्चर्स को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी फिजिक्स का। सो एग्जाम्पल 1, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा सिंपल, सबसे सिंपल वाला, जिससे सिंपल कुछ है ही नहीं। कि एक ऑब्जेक्ट है दैट इज केप्ट, ओह सॉरी ये थोड़ा गलत बन गया। एक ऑब्जेक्ट है, वो एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर पड़ा है। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, दिस केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। ए नाम है, एम मास है। सो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा? सो हम इसकी फोर्सेस डिफाइन कर देंगे, इसके ऊपर वेट एक्ट कर रहा है और नॉर्मल, और तो कोई फोर्स नहीं है, नो। सो दिस इज आवर फ्री बॉडी डायग्राम इस ऑब्जेक्ट का। नाउ लेट अस टेक आवर एग्जांपल 2। अब ये तो बड़े सिंपल लग रहे होंगे इसको देखकर, अब आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। Example 2 is that the object is kept on a inclined plane. A object M mass. Now इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इसके ऊपर हम क्या क्या फोर्सेस अप्लाई कर सकते हैं? वेट एक्ट करेगा। नाउ माय क्वेश्चन इज, वेट ऐसे एक्ट करेगा या ऐसे एक्ट करेगा? हाउ विल वेट एक्ट? वेट ऐसे एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वेट सरफेस से परपेंडिकुलर होता है और नॉर्मल ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर होता है। ओके, सो वेट हमारा ग्राउंड से परपेंडिकुलर होता है और हमारा नॉर्मल ऑब्जेक्ट से। ओके, दिस इज आवर वेट, दिस इज आवर नॉर्मल। एंड एक और बात, हम हमेशा वेट और नॉर्मल को सेंटर से क्यों निकालते हैं, साइड से क्यों नहीं? क्या वेट सिर्फ सेंटर पे एक्ट करता है? नो,
वेट हर एक पॉइंट पर एक्ट करता है, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर वेट एक्ट करता है। बट हम क्या करते हैं यार, अब हमें इस वेट को वो करना है। अब अगर हम इतने सारे एरोज बनाएंगे, इतने सारे एरोज बनाएंगे, तो यार हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, सबको क्लब कर दिया, एक एरो निकाल दिया सेंटर से, और सेम ही बात होती है हमारी नॉर्मल की। एंड देन ओके, सो ये हो गया हमारा डायग्राम। देन अब हम क्या करेंगे, ये हमें वेट दिख रहा है कि यार ये थोड़ा टेढ़ा सा जा रहा है, तो हम इसे वेक्टर्स में रिजॉल्व कर देंगे। इसके कैसे, वेक्टर्स में कैसे रिजॉल्व करते हैं, मेरा प्रोजेक्टाइल वाला लेक्चर देखो यार, 8th लेक्चर, उसके अंदर हमने बात करी है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स के बारे में। सो ये आ जाएगा हमारा वेट कॉस थीटा, एंड ये आ जाएगा हमारा वेट साइन थीटा। ओके, सो ये है हमारा इसका फ्री बॉडी डायग्राम, एंड ये वाला एरो हमारा कट जाएगा, बिकॉज अब ये जो एरो है ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा और ये इन दो एरोज से जाना जाएगा। नाउ थर्ड एग्जांपल, अब आपको थोड़ा मज़ा आएगा, थर्ड एग्जांपल देखकर अब आपको थोड़ा मज़ा आएगा। सो our example 3 is that the object, there are three bodies that are connected, A, B, C of mass m1, m2, m3, and force F is applied on the bodies. Okay, so मैं क्या कह रहा हूँ, तीन ऑब्जेक्ट्स हैं A, B, C, जिनका मास है m1, m2, m3 और उन पर एक फोर्स लग रही है F. So what will we do now? तो यार अगर हम यहाँ पर सारी फोर्सेस को कंसिडरेशन में लेंगे तो काफ़ी हॉट स्पॉच हो जाएगी, ठीक है, तो काफ़ी मेसी सा हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी गंदा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग लेकर उसके ऊपर फोर्सेस को कंसिडरेशन में लेते हैं, फॉर ए, फॉर बी एंड फॉर सी। ना ए ऑब्जेक्ट हमारा ये है m1 मास का, यहाँ से फोर्स लगी F, यहाँ से आया वेट, यहाँ से आया नॉर्मल। बी ऑब्जेक्ट m2 मास का, यहाँ से आया वेट, यहाँ से आया नॉर्मल। एंड हमारा सी ऑब्जेक्ट m3 मास का, यहाँ से आया वेट, यहाँ से आया नॉर्मल। हाँ, क्या इतनी फोर्सेस हैं? क्या इस ऑब्जेक्ट में इतनी ही फोर्सेस लग रही हैं? नो, इस ऑब्जेक्ट में यार इससे बहुत ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं। कैसे? अब यहाँ से इस ए ऑब्जेक्ट को एक फोर्स लगी, मतलब इसको एक एक्सेलरेशन मिलेगी। इसका मतलब जब ये एक्सेलरेशन में आने की कोशिश करेगा तो ये बी को पुश पुश करेगा मतलब एक फोर्स लगाएगा, उसे हम मान लेते हैं F1। सो बी पर एक फोर्स आ गई F1। अब ए ने बी पर एक फोर्स लगाई F1, तो रिएक्शन में बी भी ए पर एक फोर्स लगाएगा F1। ओके, नाउ अब बी ने सी पर फोर्स लगाई F2, क्योंकि बी भी आगे पुश करेगा, बी को एक्सेलरेशन मिल चुकी है फोर्स की वजह से। सो सी भी बी पर एक फोर्स लगाएगा F2 रिएक्शन के उसमें, F2 और सी के आगे कुछ भी नहीं है तो सिर्फ। सो यार ये होता है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। आ गया मज़ा देखकर? बिल्कुल। सो ये चीज़ होती है हमारे फ्री बॉडी डायग्राम्स। सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा अब आपको। सो अब हम क्या करते हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप कि हमने कैसे किया, स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करते हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन टू केसेस। उसके बाद हम केसेस करेंगे इसके डिस्कस। सो इसके हम स्टेप्स लिख देते हैं। पहला स्टेप, ड्रॉ अ रफ स्केच, ठीक है, जैसे हमने सरफेस बनाया उसके ऊपर ब्लॉक्स बना दिए, दैट इज अ रफ स्केच। सेकेंड स्टेप, मार्क दी फोर्सेस, उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस रख रही हैं। थर्ड स्टेप, रिजॉल्व दी फोर्सेस, फोर्सेस को रिजॉल्व कर दो उनके कंपोनेंट्स के अंदर। फोर्थ स्टेप, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को फाइंड आउट करो, या तो लॉजिकली रिलेट कर दो या कंस्ट्रेंट रिलेशन टेक्निक्स यूज़ करो। अब ये दोनों क्या हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम हमें समझ में आएगा।
फिफ्थ स्टेप, फॉर्म इक्वेशंस। कैसे इक्वेशन बनाएंगे? न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज़ कर कर, ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए, वो वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ की, एंड देन वी विल फॉर्म इक्वेशंस। सिक्स स्टेप, सॉल्व देम। सिक्स स्टेप क्या है हमारा? सॉल्व देम, उनको सॉल्व कर लो। So these are our 6 legendary steps to solve any free body diagram. Okay? So अब हम केसेस बनाते हैं एंड देन हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सो यार पहले हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। हम एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर मोशन की बात करेंगे, एंड द नेक्स्ट वीडियोज वी विल टॉक अबाउट मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, टाइड विद स्ट्रिंग एंड ऑल। ओके, सो केस वन लेंगे हम, जब एक सिंपल सी ऑब्जेक्ट है यार, वो एक स्मूथ सरफेस पर पड़ी है एंड उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है। सो केस वन हमारा है ब्लॉक ऑन स्मूथ सरफेस विद फोर्स, ठीक है। नाउ इसका पहला स्टेप क्या है? एक रफ स्केच। सो स्केच हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, एम मास का। देन फोर्सेस यार हमारा वेट और नॉर्मल को हमें कभी नहीं भूलना, दे आर मस्ट, देन एक फोर्स लग रही है। थर्ड स्टेप रिजॉल्व करने की यार यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेट ऐसे है, नॉर्मल ऐसे है, एंड देन फोर्स हमारी ऐसे लग रही है, तो ऑल आर 90 डिग्री टू ईच अदर, सो रिजॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, दे आर ऑलरेडी रिजॉल्व एट 90 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। देन हमारी एक्सेलरेशन हमारी इस डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि यार खुद सोचो, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से फोर्स लगाएंगे, ये एक पेन है हमारा, इसको अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये ऐसे ही जाएगा ना, ये उड़ेगा तो नहीं। सो सीधी सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगी। देन सेकंड लॉ को यूज़ करो, इक्वेशन फॉर्म करो, F इज इक्वल टू एम ए आ जाएगी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन ही नहीं है यार, वर्टिकल डायरेक्शन में तो हमारे पास N इज इक्वल टू डब्ल्यू आ गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए आ गया। अब जो अननोन क्वांटिटी है, मान लो हमें A फाइंड आउट करना है तो F बाई एम कर लो, F फाइंड आउट करना है M A कर लो, M फाइंड आउट करना है F अपॉन A कर लो। सो हो गया ना सिंपल, हमने क्वेश्चन फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करना है, अननोन क्वांटिटी जो हमारे पास है, उसे हम फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो ये था हमारा सिंपल सा केस वन। नाउ केस टू, थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे हम इसे, बिल्कुल थोड़ा सा, बट हम रहेंगे हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर ही। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू आवर केस सेकंड, दैट इज ब्लॉक ऑन स्मूथ सरफेस विद फोर्स एट एन एंगल थीटा। एट एन एंगल थीटा मतलब हमने अब फोर्स जो लगाई वो एक थीटा एंगल पर लगाई है। इसका स्केच कैसे बनेगा? अगेन ब्लॉक, ए ब्लॉक विद एन मास, हो गया। नाउ फोर्सेस यार, इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा है, वेट लग रहा है और फोर्स लग रही है। ओके, हॉरिजॉन्टल के साथ एक फोर्स लग रही है F एट एन एंगल थीटा। नाउ अब यार ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके अंदर मेन बात होती है हम इनकी लैंग्वेज पकड़ में आ गई तो सब कुछ पकड़ में आ गया, ठीक है। अगर आपने लैंग्वेज समझनी सीख ली क्वेश्चंस की, देन यार फिजिक्स इज़ वेरी सिंपल फॉर यू ऑल। ओके, सो थर्ड स्टेप रिजॉल्व। अब हमें दिख रहा है वेट नॉर्मल इसमें है, वेट इसमें है, लेकिन फोर्स कुछ ऐसे जा रही है, तो हम उसे ऐसे और ऐसे रिजॉल्व कर देंगे। मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारा F cos थीटा एंड F sin थीटा। नहीं समझ में आया तो प्रोजेक्टाइल वाला लेक्चर देखो जाकर। ओके, नाउ एक्सेलरेशन को, अब ऑब्वियस ही बात है यार, आप इसे ऐसे समझो, ये एक टॉय कार है, इसको एक बच्चा यहाँ से ऐसे पुल कर रहा है, तो टॉय कार ऐसे ही जाएगी, वो उड़ेगी तो नहीं।
वो सीधी जाएगी, मतलब एक्सेलरेशन हमारी इसी डायरेक्शन में होगी। सो इसे कहते हैं यार एक्सेलरेशन को लॉजिकली रिलेट करना, कि ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कहाँ पर होगी। और जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अंदर हम ऐसे लॉजिकली रिलेट नहीं कर पाते, सो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन टेक्निक्स। ये क्या होती हैं हम आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे समझेंगे। सो ये है। देन फॉर्म इक्वेशंस। अब यहाँ पर हमारे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा, सो n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये तो हमारे पास आ गया, ये होगी हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम में, ओके क्योंकि यहाँ पर जो हमारी फोर्स है वो एफ कॉस थीटा लग रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एम ये है ए बी सी डायरेक्शन में, तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम में। नाउ अगर हमें एम फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है, या एफ कॉस थीटा फाइंड आउट करना है, यू कैन डू इट। इक्वेशन आपके सामने है। नाउ केस 3। अब यहाँ पर लैंग्वेज काफ़ी तंग करती है, तो यहाँ पर मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, यहाँ पर मैं आपको 2 मिनट दूंगा और आप लोग डायग्राम अपने खुद सोचोगे, ओके। तो यहाँ पर ब्लॉक ऑन स्मूथ सरफेस विद फोर्स एट एन एंगल थीटा डाउनवर्ड्स। नाउ अब आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब इतना आसान नहीं है इसका डायग्राम, इसकी लैंग्वेज समझना। सो अब इसकी लैंग्वेज कैसे समझोगे? सो इसका मतलब ये है कि पहले रफ स्केच बना लेते हैं। ये हमारा सरफेस है, ये हमारा रफ स्केच है, ये ए है, ये एम मास का है। अब एक फोर्स लग रही है एक एंगल पर, फोर्स एक एंगल पर लग रही है विद द हॉरिजॉन्टल, वो तो ऑब्वियसली बात है, हम हॉरिजॉन्टल पर ही काम करते हैं। डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स मतलब एंगल। अब अगर एक चीज़ एक एंगल पर लगेगी तो या तो वो ऐसे हो सकती है या तो वो ऐसे हो सकती है, दोनों हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रहे हैं ना, थीटा थीटा। बट यहाँ पर बात कर रहे हैं हम डाउनवर्ड्स की, मतलब जो हमारी फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, एफ। ओके सो यहाँ पर लैंग्वेज ने ये थोड़ा हमें कंफ्यूज करा था, बट हमने समझ लिया। एंड देन हमारा वेट, हमारा नॉर्मल, और हमारी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी। कैसे होगी यार? अगेन टॉय कार, आपने उसको यहाँ से पत्थर मारा तो वो यहीं को जाएगी, यहाँ को या यहाँ को तो नहीं जाएगी। सो सिंपल। नाउ रिजॉल्व कर देते हैं फोर्स को, फोर्स को रिजॉल्व करना रह गया, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन में, वेट इस डायरेक्शन में, बट हमारी फोर्स कुछ ऐसे है, सो हम उसको भी ऐसे और ऐसे रिजॉल्व कर देंगे। सो नाउ 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 हमारा ये कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पर ये ओरिजिन पर मीट करेंगे, यहाँ पर ये आएगा एफ कॉस थीटा, क्योंकि मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग होता है कॉस थीटा, और यहाँ पर एफ साइन थीटा क्योंकि वर्टिकल के अलॉन्ग होता है साइन थीटा। नाउ इक्वेशंस फॉर्म कर दें। वर्टिकल के अलॉन्ग कोई मोशन नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, सो एन इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा, क्योंकि वेट और एफ साइन थीटा दोनों की साइड नीचे है और नॉर्मल ऊपर है। नाउ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिर वही इक्वेशन बन जाएगी, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, जो अननोन है फाइंड आउट कर लो। सो दिस इज आवर फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, क्योंकि यहाँ पर हमने सारी बात करी है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस की। अब हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर बात करेंगे मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट एंड मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड विद स्ट्रिंग ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन, और बहुत कुछ है। सो यार ये वीडियो छोटी होनी थी, सो ये वीडियो इतनी है, एंड सो इतना ही है आज के लिए, और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट के बारे में। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर, एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. So we will meet you in the next lecture. Till then, bye bye.